जी, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे मंच पर उपस्थित राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, दलित, शोषित, वंचितों के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री, एक बार मैं आप सबसे आग्रह करूंगा मित्रों, सत्र के पहले जिस प्रकार नियुक्तियां होती थी और नियुक्तियां होने के बाद कोर्ट लोग जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, भाई भतीजावाद होता था। आजादी के बाद ये पहली सरकार है मित्रों, न मंत्री का किसी का, मुख्यमंत्री जी के रहते हुए न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न वंशवाद, किसी की एक भी सूची नहीं जाती है और ईमानदारी के साथ नियुक्ति होता है। ये पहला ऐसा राज्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, और एक नियुक्ति नहीं मित्रों, जितने भी विभागों की नियुक्ति होती है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री के अंदर पीड़ा होता है, दर्द होता है कि बच्चे कैसे पढ़कर गरीबी से यहां तक पहुंचते हैं, और यहां से पहुंचकर एक ही सपना मुख्यमंत्री का रहता है कि आप भी उस स्थान पर पहुंचने के बाद दलित शोषित व्यक्तियों को कैसे पानी का सुविधा मिले, इसी की चिंता करने के लिए तो एक बार आपसे आग्रह करूंगा, अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे मित्रों, तालियों के गड़गड़ाहट से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर विराजमान हमारे राज्य मंत्री कर्मठ ऐसे रामकृष्ण निषाद जी, सम्मानित चीफ सेक्रेटरी साहब आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, हमारे प्रमुख सचिव जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं ऐसे अनुराग जी, बलकार सिंह जी, हमारे रमाकांत जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित जन, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण। ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण है और आदरणीय योगी जी का नजर भी रहता है। भारत में जल संचय अनंत काल से किया जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी पानी के महत्व को समझकर इस प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। देश में तमाम ऐसे क्षेत्र पूर्वजों द्वारा बसाए गए गांव को पानी के दृश्य हम आत्मनिर्भर पाते हैं। आधुनिकता के इस युग में हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम पूर्वकालीन तरीकों से टेक्नोलॉजी के बीच में एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ें। ये एक चुनौती का विषय है कि आज प्रदेश में कृषि, औद्योगिक क्षेत्रों और जल की मांग को पूरा करने के लिए भूजल स्रोतों पर निर्भरता गत वर्षों से अत्यधिक बढ़ गई है, जिसका परिणाम स्वरूप भूजल संसाधनों के अति दोहन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूगर्भ जल विभाग द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 54 विकास खंड अति दोहित और 46 विकास खंड क्रिटिकल एवं 169 विकास खंड सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गए। साथियों, जल संकट के इस गंभीर चुनौती को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस दिशा में सुधार हेतु कई उल्लेखनीय एवं अनुभव प्रयास किया है। भूजल स्तर पर सुधार के लिए आदरणीय योगी सरकार द्वारा विगत वर्षों में वाटर रिचार्जिंग के विभिन्न कार्य, तालाबों के निर्माण और खेत तालाब एवं जीर्णोद्धार, चेक डैम का निर्माण, सिंचाई में कम जल खपत वाली विधियों जैसे कि ड्रिप स्प्रिंकलर प्रणाली के प्रोत्साहन हेतु व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष की प्रथम छमाही में 800 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना एवं 162 चेक डैमों की मरम्मत का कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया है। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से रिवर बेसन का चिन्हित करते हुए भूजल गुणवत्ता का प्रशिक्षण किया जा रहा है। विश्लेषण के परिणाम आधार पर विभिन्न कार्यदायी विभाग द्वारा कृषि उपयोग हेतु सुरक्षित जलापूर्ति के क्षेत्रों को चयनित करें। मित्रों, इस विभाग के कारण बुंदेलखंड में जो हैंडपंप सूख जाते थे, पानी नहीं आता था, लेकिन पिछले वर्ष भी हम लोग उस गांव में गए थे, एक भी 100 हैंडपंप में एक भी हैंडपंप नहीं हुआ, जल स्तर ऊपर हुआ,
बुंदेलखंड में आज परिणाम है कि 10 फीट ऊपर भी पानी आज आ गया है मित्रों पूरे बुंदेलखंड। इसके साथ साथ अधिनियम सेवाओं के निस्तारण हेतु पूर्णतया पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। मित्रों, अब तक इस पोर्टल पर अनापत्ति के कुल 11,527 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 11,066 प्रकरण को समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा चुका है। सरकार के इन्हीं समग्र प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के 36 जनपदों के औसत भूजल स्तर पर सुधार हुआ है। 29 विकास खंड संकटग्रस्त श्रेणी से बाहर आए हैं। सरकार द्वारा संचालित उपरोक्त महत्वपूर्ण संकल्पों की पूर्ति में नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लघु सिंचाई विभाग में गत वर्ष से रिक्त पदों पर सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पदों पर चयनित एवं उनकी नियुक्ति विभाग में हो जाने के बाद विभाग में निमित्त होने वाले उथले नलकूपों की प्रगति में सकारात्मक एवं गुणात्मक सुधार होगा। लघु सिंचाई विभाग सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पदों पर हो रही नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सब योगी सरकार के नेतृत्व में गरीबों की सेवा करेंगे। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय, आपने विस्तार से विभाग की गतिविधियों के बारे में और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय की शुभकामनाओं के साथ ही इस विभाग की गतिविधियों पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। को आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। युवाओं को सही दिशा देश की तरक्की, उन्नति और प्रगति का है आधार। युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और कौशल विकास जैसी अभिनव योजनाओं ने किया है तैयार। एक समय ऐसा भी था जब योग्यता के बावजूद युवाओं को नहीं मिलते थे रोजगार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की कार्यशैली पर किया निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था का प्रहार। पिछले 6.5 वर्षों से ज्यादा वक्त में रिकॉर्ड 6 लाख युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। सरकारी विभागों में संविदा पर नियुक्त हुए हैं 3,75,000 युवा। परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वह अब 4% ही रह गई है। पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। रोजगार सृजन और आय वृद्धि का ये मिशन कृषकों, विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के जीवन में भी ला रहा है बड़ा परिवर्तन। लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से नलकूपों एवं ब्लास्ट कूपों का निर्माण कर किसान भाइयों के लिए अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जा रहा है। इन प्रयासों से योगी सरकार कृषकों की आय को दोगुनी करने के लिए संकल्पबद्ध है। कृषकों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के इसी क्रम में बोरिंग टेक्नीशियनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यह सुविधा विस्तार के संकल्प का ही परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा चयनित 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। निश्चित ही आप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बनेंगे। सभी नव नियुक्त अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं को रोजगार, डबल इंजन की सरकार। और अब बारी है नियुक्ति पत्र प्रदान करने की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि आज जो 242 लोगों को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, इनमें से 10 को अपने हाथ से आशीर्वाद के साथ दें। इस क्रम में सबसे पहले श्री मुकेश कुमार सिंह, तालियां जोर से होनी चाहिए। श्री अनिल कुमार,
भले ही यहाँ कुछ लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन आप मान लीजिए आपके साथ आशीर्वाद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री सनोज यादव, श्री सौरभ कुमार वर्मा बाराबंकी से, सुश्री दीक्षा गुप्ता रायबरेली से, श्री शुभम दीक्षित कानपुर से, कुमारी प्रियंका सैनी बिजनौर से, श्री सचिन कुमार सहारनपुर से, श्री विमल कुमार राजवंशी लखीमपुर खीरी से, और मोहम्मद इमरान बरेली से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन सदैव राष्ट्र निर्माण से जुड़ने की प्रेरणा देता है। कृषि और कृषकों की खुशहाली के साथ साथ युवाओं को रोजगार देकर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ईमानदारी और श्रम को सम्मान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करके हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आपकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के द्वारा नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, नवचयनित सहायक बोरिंग टेक्नीशियन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज देश के प्रथम राष्ट्रपति और भारत की संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती भी है, और इस अवसर पर आप सबको ये नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी उत्तर प्रदेश शासन के एक पार्ट बनने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण दायित्व आपके ऊपर आने जा रहा है। बोरिंग टेक्नीशियन के रूप में कार्य करने की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का सीम कृपा वाला प्रदेश है। अत्यंत उर्वरा राज्य है, इसलिए क्योंकि पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, और इस पर्याप्त जल संसाधन के पीछे का जो कारण है वह हमारे पास
ग्राउंड वाटर भी है, भूजल भी हमारे पास मौजूद है और सरफेस वाटर भी है। यानी सदाबहार जो नदियां हैं, सदा नीरा नदियां भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो स्वाभाविक रूप से नदियों का जो ये प्रवाह है या भूगर्भीय जल हमारे पास जो प्रचुर मात्रा में मौजूद है, इसने उत्तर प्रदेश की धरा को देश और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि के रूप में स्थापित करने में अपनी मदद की है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई की आपूर्ति की दृष्टि से अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 70% सिंचाई जो हमारी होती है वह ग्राउंड वाटर से होती है, भूजल से होती है। शेष अन्य जो सिंचाई होती है वह 30% सिंचाई के लिए हम लोगों ने नहरें बिछाई हैं, गोल बिछाई हैं, अन्य चीजें हैं, उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। पेयजल में 80% आबादी ऐसी है जिसको हम भूगर्भीय जल से ही ट्यूबवेल से जल की आपूर्ति करते हैं। और उत्तर प्रदेश अब तो औद्योगिकीकरण के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग कम थे तब भी और आज भी उद्योगों में जो जल की आपूर्ति होती है या जो लोग जल खर्च करते हैं उसका 85% भूगर्भीय जल ही होता है। आप इसके महत्व को समझ सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा कितनी अमूल्य निधि हमें दी गई है। अब इसकी स्थिति हमारे पास वही है कि विरासत में हमें समृद्ध जल संपदा मिली, लेकिन इसके संरक्षण का दायित्व भी हमारा होना चाहिए। जैसे बैंक है और बैंक में हम केवल निकालते जाएं और जमा नहीं करेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। आज जो सबसे उर्वरा भूमि है, अगर उसके लिए कृषि के लिए सिंचाई न हो, पशुधन के लिए पेयजल की व्यवस्था न हो, मनुष्यों की आबादी के लिए पेयजल की सुविधा न हो, वीरान हो जाएगा, जंगल हो, यानी एकदम बंजर जैसा हो जाएगा। हमें एक और पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति करनी है, लेकिन साथ साथ एक एक बूंद पानी की, चाहे वह वर्षा का पानी हो, चाहे वह उपयोग होने वाले पानी के एक एक बूंद का उपयोग करते हुए उसका संरक्षण भी करना, उसका उचित नियोजन भी करना। ये दोनों कार्य आपके होने चाहिए और आपके माध्यम से इसकी उचित ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अभियान प्रारंभ किए। अटल भूजल योजना प्रदेश के अंदर उसी प्रकार की एक योजना है। चेक डैम का निर्माण भी करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं और इन प्रयासों में हमारा भी अपना योगदान होना चाहिए। केवल सहायक टेक्नीशियन, बोरिंग सहायक टेक्नीशियन के रूप में ट्यूबवेल को ऑन करना, ट्यूबवेल को ऑफ करने तक की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जल के संरक्षण और उचित नियोजन की व्यवस्था के साथ हमें स्वयं भी जुड़ना होगा और लोगों को भी जोड़ना होगा। अगर हम लंबे समय तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो याद रखना कि इसका लाभ भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा मिली है, यह इस अमूल्य संपदा जल के कारण ही मिल पाई है। और याद रखना, जल के बगैर तो जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, आज के समय में मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब वर्षा देर में आती है तो हमारे पास जल है, हम उसका उपयोग करके खेती बाड़ी अपना सफलतापूर्वक कर लेते हैं। इसी बार में देख रहा था, गत वर्ष भी देख रहा था, मानसून लेट में आया, लेकिन लोगों ने धान की बेठौनी समय पे प्रारंभ कर दी थी। कारण है उनके पास सिंचाई के साधन थे,
कहीं नहरें थी, कहीं पे ट्यूबवेल थे, कहीं पे अन्य सुविधाएं थी। परिणाम है सामान्यतः प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में किसानों को बहुत संकट नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि बिजली की आपूर्ति भी हो रही थी, ट्यूबवेल भी चल रहे थे, नहरों में पानी भी था। तो हर जगह जहां कहीं हम जाते थे फसल लहलाती भी दिखाई देती थी। लेकिन ये स्थिति हर राज्य के पास नहीं है, हर देश के पास इस प्रकार का सौभाग्य नहीं है। लेकिन जब प्रकृति देती भी है तो उसके संरक्षण का दायित्व भी हमें निभाना पड़ेगा। और उस दिश से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के अंदर जो भी ये सुविधाएं हैं हमारे पास, क्योंकि आज जो पेयजल की व्यवस्था, भूगर्भीय जल से हम लोग पानी ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर को हम लोग ले रहे हैं, कितना अंतर आ जाता है। आजादी के समय उत्तर प्रदेश में केवल 6 करोड़ लोग निवास करते थे। 6 करोड़ लोग पानी कहीं से भी ले लेते थे, हैंडपंप छोटा वाला बना हो या बड़ा वाला बाद में आ गया। लोग बोरिंग भी कर लेते थे, अपना ट्यूबवेल लगा लेते थे, सिंचाई भी कर लेते थे, उस जल का इस्तेमाल भी कर लेते थे। तालाब का भी पानी छान करके लोग पी लेते थे। लेकिन आज उस जल के संरक्षण की उचित व्यवस्था न होने के कारण एक तो पॉल्यूशन की समस्या खड़ी हुई, दूसरा आबादी भी 6 करोड़ की तुलना में आज 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उद्योगों का एक लंबा खड़ा हुआ है। तो 70% सिंचाई के साथ साथ 80% लोगों की पेयजल की आपूर्ति भी हम भूगर्भीय जल से ही कर रहे हैं। 85% उद्योगों के लिए भी भूगर्भीय जल की आपूर्ति, भूगर्भीय जल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके संरक्षण के लिए कहीं अमृत सरोवर की स्थापना के कार्य हुए हैं। अटल भूजल योजना के अंतर्गत भी जल संरक्षण के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। चेक डैम बनाने के कार्यक्रम भी हुए हैं। ये सभी कार्यक्रम इसलिए जिसलिए हम जो प्रदेश के अंदर अतिदोहित विकासखंड हैं, जनपद हैं, उनको सामान्य जनपदों के रूप में स्थापित कर सके। सेमी यानी क्रिटिकल को सेमी क्रिटिकल में बदलना, डार्क को क्रिटिकल और फिर सेमी क्रिटिकल और फिर सामान्य जनपदों में लेके आना, जिससे प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई समस्या, जल की समस्या न होने पाए, पेयजल हो, सिंचाई हो या फिर उद्योगों के लिए कहीं भी न हो। क्योंकि अगर हमें रोजगार सृजन करने, उद्योग लगना भी आवश्यक है। लोगों का पेट भरना है तो सिंचाई के लिए भी आवश्यक है, और जीवन को कुशलतापूर्वक संचालन करना है तो पेयजल के लिए भी जल आवश्यक है। इन सब में इसकी आवश्यकता है, लेकिन हमें अपनी इस जिम्मेदारी को भी, नागरिक कर्तव्य के रूप में इस जिम्मेदारी को भी समझना होगा कि हमें जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। और जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के साथ टेक्नीशियन को भी, बोरिंग टेक्नीशियन को भी जुड़ना होगा। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वे लोगों को जोड़ें। ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में हर घर नल की योजना लागू हो रही है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में जहां पे सबसे न्यूनतम स्तर पर हर घर नल योजना थी, आज वह हर घर तक पहुंच रही है। तो जितना ये पानी दोहित होगा, इतना जाना भी तो चाहिए वहां पे। इसके प्रयास होना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के लिए प्रयास प्रारंभ करना। नगरीय क्षेत्रों में हम लोगों ने नगर निकायों को इस बात के लिए बाध्य किया है, कोई सरकारी भवन हो, एक क्षमता से बड़ा भवन कोई बनाता है तो उसको हम इसके साथ जोड़ने का कार्य करें। और ये प्रयास जब हमारे आगे बढ़ेंगे, इस सफलीभूत होंगे, तो लंबे समय तक हम भूगर्भीय जल का उपयोग भी करने की स्थिति में होंगे और लोगों के जीवन स्तर को उठाने के साथ साथ हमारी नदियां भी सदा नीरा रहेंगी, लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी और उद्योगों को भी पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि अगर डार्क जोन है
तो स्वाभाविक रूप से बोरिंग नहीं कर पाएंगे। अगर वह क्रिटिकल में आ गया है तो भी एक चैलेंज, हमारी चेतावनी होती है, सेमी क्रिटिकल भी एक चेतावनी होती है। हमें इन सब से उभरने के लिए भी अपनी तैयारी इसके साथ करनी पड़ेगी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में जो बड़े पैमाने पे हम लोगों ने इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर व्यापक पैमाने पर तैयारी की। बजट में प्रावधान किए गए, लघु सिंचाई के नए कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा सकें, बजट में इसकी भी व्यवस्था की गई। किसानों को उनकी उपज को दुगना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान में हम सब भी अपना योगदान दे सकें, इसके लिए भी सरकार ने उन्हें जैसे सिंचाई की सुविधा नहरों से मिलती है, फ्री में मिलती है, अगर निजी नलकूप बनाए हैं तो उससे भी हमारा प्रयास हो कि हम उनको न्यूनतम दर पर या फ्री में पानी उनके यहाँ पहुंच सके। इसके लिए बिजली की आपूर्ति करना, वहां के माध्यम से फिर पेयजल, उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा देना, ये कार्य युद्ध स्तर पर प्रदेश में जहां चल रहे हैं। वहीं आप सबकी ये नियुक्ति, ये बहुप्रतीक्षित नियुक्ति है। ITI आपने किया होगा, कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद आपका सिलेक्शन हुआ। आज 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की नियुक्ति पत्र हम यहां पे वितरित कर रहे हैं। ये वास्तव में आपके लिए एक अवसर है, लेकिन अवसर हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात को कहते हैं, अधिकार की बात तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और कर्तव्य भी हमें तय होने चाहिए कि हाँ, अधिकार से महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो हमारा अधिकार स्वयं सुरक्षित हो जाएगा। जब समाज अपने अधिकारों की बात करता है, जब कोई व्यक्ति, कोई समुदाय अपने अधिकारों की बात करता है और कर्तव्यों की बात नहीं करता है, तो फिर वह स्वयं को धोखा देता है। और मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, पहले हम कर्तव्यों की बात करें। आप कर्तव्य की बात करेंगे तो आपका अधिकार आपके लिए स्वयं सुरक्षित होगा। आपने कर्तव्य किया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किसी को भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया और उस भर्ती की प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका चयन होना आज इस बात का प्रमाण है। भाइयों बहनों, इसी प्रक्रिया के तहत पिछले 6-6.5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और कितने पारदर्शी तरीके से सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। 2022 में दूसरी बार प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई। इसमें हम लोगों ने जूनियर इंजीनियर सिंचाई और जल संसाधन विभाग के 1438 जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी थे उनका चयन किया। प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की 436 पदों की भी नियुक्ति की कार्रवाई को पूरा किया। 271 खंड विकास अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी पूरा किया। 49 उप जिलाधिकारी, 110 नायब तहसीलदार, 31,277 सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा, 1,160 डिप्टी कलेक्टर, BSA प्रवक्ता, समीक्षा अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, इनकी नियुक्ति हुई। 267 फिर नायब तहसीलदार, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया गया। 332 नायब आबकारी जो सिपाही हैं उनकी नियुक्ति हुई। 1,354 स्टाफ नर्स की हुई। 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायक कृषि सेवा, 9,055 सब इंस्पेक्टर जिसमें सिविल पुलिस के भी हैं, प्लाटून कमांडर PSC के हैं और अग्निशमन अधिकारी भी थे। 496 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित PCS 2021 के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य भी किया गया। 795 जो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए नवचयनित अधिकारी थे उनकी भी नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम हुआ। 7,182 ANM की भर्ती भी हुई। 1,148 उप निरीक्षक,
और सहायक उप निरीक्षक 277 आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी ये कुशल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, एशियाड में मेडल प्राप्त किए थे। उन कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई भी यहां पर 2 चरणों में, एक बार 277 की हो चुकी है और दूसरी बार भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ऐसे ही खिलाड़ियों को जो 333 दूसरी बार में हम लोगों ने चयनित किए, यानी कुल 500 ऐसे खिलाड़ियों का अब तक हम चयन कर चुके हैं जो कुशल खिलाड़ी हैं। उनका भी चयन प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किया है। 510 समीक्षा अधिकारी, 400 समीक्षा अधिकारी, समीक्षा कार्यशाला अनुदेशक और कनिष्ठ सहायक के रूप में, 1573 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ती के रूप में, 240 कनिष्ठ सहायक और 293 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। ये नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोगों ने नई सरकार आने के बाद प्रदेश के अंदर कुशलता पूर्वक अब तक हम लोगों ने संपन्न किया है। भाइयों बहनों, अगर आप पिछले 6 वर्ष में देखेंगे, 6 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी मिली और प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण निजी क्षेत्र में भी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हुए, डिजिटल इंडिया का, स्टार्टअप की योजना का, पीएम स्टैंडअप की योजना का या पीएम स्वनिधि योजना का अनेक प्रकार से लाभ लेते हुए इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का काम भी हुआ। आज परिणाम हम सबके सामने है कि प्रदेश के अंदर लाखों नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली। स्वतः रोजगार के साथ करोड़ों लोगों को जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। ओडीओपी की योजना, पीएम विश्वकर्मा या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना हो या फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना, इसने करोड़ों लोगों को अपने साथ रोजगार के साथ जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी किया है। सरकार की मंशा स्पष्ट है और स्पष्ट मंशा एक ही है कि किसी भी युवा के साथ कोई भेदभाव न हो, पारदर्शी तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे हर एक मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं और वे लोग नहीं चाहते कि विकास की प्रक्रिया में बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ा सके। उनके बैरियर होंगे। दुर्भाग्य है कि जिस राज्य को देश के अंदर अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में 2017 के पहले तत्काल होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मौजूद था, वो राज्य पिछड़ता गया। 2017 में ये देश की 6ठे स्थान पर था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। आप जैसे नौजवान प्रदेश में तो नौकरी नहीं पाते थे, लेकिन प्रदेश के बाहर कोई जाता था और अगर उसने बता दिया कि उत्तर प्रदेश के हैं तो फिर लोग पहले ही उसकी छटनी करके बाहर कर देते थे। पहचान का संकट अलग खड़ा कर दिया था। यानी प्रदेश के अंदर तो शोषण होता ही तो होता था, प्रदेश के बाहर जाने पर भी पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज जब पहचान के संकट से उभर करके आज उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर कहीं भी जाएगा, लोग सम्मान की दृष्टि से उसके साथ पेश आते हैं और सम्मानजनक व्यवहार भी करते हैं। इस सबसे बड़ी उपलब्धि आपके साथ जुड़ी है। दूसरा, पारदर्शी तरीके से अपने ही राज्य में नौकरी भी है, रोजगार भी है, स्वतः रोजगार भी है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, हमारा परिश्रम हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होगा और हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देना चाहिए।
प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जो पंचप्रण की बात की, वे पंचप्रण में याद रखना कि परंपरागत उद्यम भी है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके दिमाग में होनी चाहिए। विकसित भारत बनेगा कब? जब गुलामी की मानसिकता से हम उभरेंगे, जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य या भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करेगा। कांट छांट नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। एकता और एकीकरण के लिए कार्य करना, और अंत में नागरिक कर्तव्य। हर नागरिक का समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व। हमारा दायित्व क्या? कि हमारा देश दुनिया का एक विकसित देश बनना चाहिए। यह हर नागरिक का दायित्व है। हमारा देश विकसित हो, हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा देश समृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त करे, ये हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने इन 5 संकल्पों के साथ ही हम सबको जोड़ा। और इसमें नागरिक कर्तव्य के रूप में जहां जो व्यक्ति है वहीं पर अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रूप में आपका दायित्व क्या? जलापूर्ति करने के साथ साथ जल के संरक्षण की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ करना, लोगों को इसके लिए जोड़ना, ट्रेनिंग देना। हर एक व्यक्ति एक एक बूंद पानी का संरक्षण करेगा। बरसात के पानी का भी हम संरक्षण करेंगे, शासन की योजनाओं की जानकारी वहां पर देंगे। अगर ये सभी कार्य कुशलतापूर्वक हो पाएंगे तो न केवल बोरिंग टेक्नीशियन के पद की महत्ता बनी रहेगी, बल्कि आने वाले समय में जो एक बड़ा स्कोप इसमें होने जा रहा है, जब हम पेयजल की स्कीम के साथ, हर घर नल की योजना के साथ चलेंगे, व्यापक पैमाने पे प्लम्बर, टेक्नीशियन, इसकी आवश्यकता समाज को पड़ेगी। और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने में एक बड़ी ताकत खड़ी होने में आपको मदद मिलेगी। आप समाज को बहुत कुछ देने की स्थिति में होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हुआ है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका यह नियुक्ति पत्र आपके और आपके परिवारजनों की खुशहाली का आधार भी बनेगा और समाज की खुशहाली का आधार भी बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अंत में अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग श्री अनुराग श्रीवास्तव जी से। सर्वप्रथम मैं अंतर्मन से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज आयोजित किए गए नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के